अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है बेटे, आइडियल बिहेवियर क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखें, अगर कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे तो इसका मतलब उसका बिहेवियर क्या है, आइडियल बिहेवियर है। अब आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जिसमें कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, उसे आइडियल गैस कहते हैं। अब कोई रियल गैस जो हमारे आसपास गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस, अगर इनमें से कोई गैस वो बिहेव करे आइडियल गैस की तरह, मतलब अगर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हो जाएं तो हम कहेंगे वो बिहेव कर रही है आइडियल गैस की तरह। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएं तो हम कहेंगे कि वो डेविएट कर रही है आइडियल बिहेवियर से। अच्छा, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे बढ़ेंगी। देखिए भाई, अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर डाउन कर दें और उसका प्रेशर बढ़ा दें, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो टेम्परेचर डाउन करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स करीब हो जाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। और आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर हाई कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने से अगेन उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी। मतलब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस डेविएट करेगी आइडियल बिहेवियर से। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड, मीथेन गैस डिफ्यूज स्लोअर देन। देखिए, बहुत आसान बात है, आपको सिखाया गया था कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो स्लो डिफ्यूज़ करती है, जिसका कम होता है वो फास्ट डिफ्यूज़ करती है। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बेटे 16 है, तो बेटे वो हाइड्रोजन से स्लो डिफ्यूज़ करेगी क्योंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास इन तीनों से तो कम है लेकिन हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है और मीथेन का 16, तो इसका जो आंसर होगा बेटे वो ए होगा। ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। कैपिलरी एक्शन ऑफ अ लिक्विड इज़ ड्यू टू, बेटे इसका आंसर होता है सरफेस टेंशन। और ऐसा क्यों होता है, देखें, जब सरफेस टेंशन होती है तो उसकी वजह से लिक्विड अपना सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम करता है और जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम करता है तो वो राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। अ गैस ऑक्यूपाई 100 dm³ वॉल्यूम। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। वॉल्यूम एट 900 टॉर, ठीक है, प्रेशर गिवन है 900 टॉर और उस पर वॉल्यूम कितना है 100 dm³। अब कह रहे हैं द वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई एट STP। अगर कंडीशन STP हो जाए यानी प्रेशर STP पे कितना होता है 760 टॉर। ठीक है, अगर प्रेशर 760 टॉर हो जाए तो वॉल्यूम कितना होगा। भाई देखें, प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट किया जा रहा है, ये कहलाता है बॉयज़ लॉ। और अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ जब प्रेशर बढ़ता है तो उससे वॉल्यूम कम होता है और जब प्रेशर कम होता है तो उससे वॉल्यूम बढ़ता है। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे 100 dm³ वॉल्यूम दिया हुआ है 900 टॉर पे, तो ऑब्वियसली जब प्रेशर 760 टॉर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम 100 से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे, बॉयज़ लॉ अप्लाई कर देंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है जी। P1 कितना है बेटे 900 टॉर, वॉल्यूम कितना है V1 100 dm³, पुट कर दिया आपने। प्रेशर 2 जो है वो कितना है 760 टॉर और वॉल्यूम 2 हमें फाइंड आउट करना है। 760 जाके डिवाइड होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 118.4। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद है नंबर 47। अ बैलून हैविंग वॉल्यूम 500 cm³ एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट किया जा रहा है, इसको आप कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि इसको बैलून को हमने पुट कर दिया रेफ्रिजरेटर में और टेम्परेचर कम होके हो गया 15 डिग्री सी, तो बताएं वॉल्यूम कितना हो जाएगा। आपको सिखाया गया था चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम कम होता है। तो टेम्परेचर क्योंकि डाउन हो गया है तो मीन्स वॉल्यूम 500 से कम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इनमें से, ये चेक करने के लिए आप इस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है जी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो बेटे ये T2 जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है
इसको आप ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो वहाँ जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई V1 के साथ, तो ये V1 T2 अपॉन T1 हो जाएगा। बेटे आप वैल्यूज़ पुट कर दें और याद रखिएगा हमेशा कि टेम्परेचर को लाजमी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके लिए आप ऐड करते हैं 273। तो देखें मैंने 15 जो T2 था उसमें 273 ऐड कर दिया है, T1 में भी 273 ऐड कर दिया है, तो आपके पास V2 आ गया कितना बेटे 475.24। तो आपका जो आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है जी। Now 48 the temperature at which the volume of gas theoretically becomes zero। याद कीजिए चार्ल्स लॉ के अंदर आपको ग्राफ बनवाया था कि जो वॉल्यूम होता है वो थियोरेटिकली ज़ीरो हो जाता है जब हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बैकवर्ड, तो वो जाके मीट करता है कितना टेम्परेचर पे -273.16 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, उसको हम कहते हैं बेटे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड बिकम्स, देखिए बेटा जब आप हाइट पे जाते हैं तो हाइट पर जाने से जो प्रेशर होता है ठीक है एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा। बॉइलिंग कब होती है? जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप हाइट पे चले गए, हाई एल्टीट्यूड पर चले गए, तो हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया तो अंदर का प्रेशर भी जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब जल्दी बॉइलिंग हो जाएगी और लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का कम हो जाता है। ठीक है जी, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब है प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? ए होगा। इसके बाद जनाब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सी होता है और अगर फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है जी। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट, ठीक है एवापोरेशन देखें जो बॉइलिंग होती है ना बेटे वो होती है 100 डिग्री सी पर अगर वाटर की बात करें। ठीक है, तो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। ठीक है, बॉइलिंग का एक फिक्स टेम्परेचर होता है लेकिन एवापोरेशन ऑल टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एब्सोल्यूट स्केल। बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है पानी का एब्सोल्यूट स्केल में, यानी केल्विन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 होता है, अगर उसे आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 373। तो इसका आंसर डी होगा। इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस थ्रू। याद रखिएगा अगर कोई गैस छोटे से होल में से, एक पिन होल में से निकलती है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड इफ्यूजन। तो इसका आंसर बेटे क्या होगा? बी होगा। ठीक है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड। देखिए लिक्विड मूव करता है, अब मिसाल है कि आप शहद ले लें, ऑयल ले लें आप और वाटर ले लें। ठीक है, ऑयल और वाटर दोनों में से ज़्यादा फास्ट कौन मूव करेगा? पानी मूव करेगा। ठीक है, पानी इजीली मूव करेगा लेकिन जो ऑयल है उसको रेजिस्टेंस फील होगी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है फ्लो में उसे कहते हैं बेटे आप विस्कोसिटी, मतलब गाढ़ापन। एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है जी। देखिए एक ही सब्सटेंस के अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स हों तो इसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हों और वो दिखने में एक जैसे हों, मतलब उनका जो क्रिस्टल हो वो एक जैसा हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद है गैसेस विच स्ट्रिक्टली ओबे द गैस लॉज आर कॉल्ड, बेटे आइडियल गैसेस आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, आइडियल गैसेस जो हैं वो ऑल गैस लॉज को क्या करती हैं भाई? फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं। प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस अपॉन हीटिंग। जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि उनको हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि नैप्थलीन होता है आपके पास। तो जनाब वाला इसको आप कहेंगे सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। देखें सरफेस टेंशन किस वजह से होती है? सरफेस टेंशन होती है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम कैसे होती हैं बेटे? टेम्परेचर बढ़ाने से। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो उससे सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। मरकरी फॉर्म विच टाइप ऑफ मेनिस्कस। मरकरी बनाता है बेटे कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि
मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो जो पुल आ रहा है नीचे से मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो नीचे से पुल बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो जो आपका मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा किस में होगी? ठीक है, मरकरी में। देखिए मरकरी में सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। अगेन रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा हैं। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, और एडहेसिव फोर्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल से वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान में होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट विस्कस लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस? बेटे सबसे ज़्यादा विस्कस होता है आपके पास ग्लिसरीन, सबसे ज़्यादा विस्कस ग्लिसरीन होता है, जिसको हम केमिकली, इसका जो नाम है वो ग्लिसरॉल होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है वो विस्कस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज़ करेक्ट? देखें ग्लास जो है ना कम्प्लीटली सॉलिड तस्वुर किया जाता है, ना लिक्विड तस्वुर किया जाता है। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है जी। और अगर इसे हम सॉलिड कंसिडर करें तो इसे हम अमरफस सॉलिड कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी भी हो सकता है और सी भी, मतलब डी लगाएंगे, बोथ बी एंड सी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, देखें अगेन ऊपर आपने देखा था कि जब आप हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटे? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप लगाएंगे ए, इंक्रीज। 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए 1 atm आपको प्रेशर सारे याद होने चाहिए। 1 atm 14.7 psi, 760 टॉर और 101.325 किलो पास्कल, ये सारे आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ गैसेज विल डिफ्यूज़ एट द सेम रेट? याद रखिएगा जिन दो गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा वो दोनों गैसेस सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ जो है मूव करेंगी। तो अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ए, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, दैट्स वाई दे विल डिफ्यूज़ विद द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास ए हो जाएगा बेटे। अच्छा जी, सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन क्यूबिक एंड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। देखें एक सब्सटेंस है और वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यूबिक एंड ऑक्टाहेड्रल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, पीछे भी आप देख कर आ रहे हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। The mass of 11.2 dm cube of carbon dioxide gas enclosed in container at STP। ठीक है भाई, बहुत आसान है। देखें जी आपको वॉल्यूम दिया गया है और STP की बात की गई है। तो STP पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है जी। वॉल्यूम जो आपको गिवन है वो कितना है बेटे? 11.2, वो आपने बी की जगह पुट कर दिया। फिर ये 22.4 जाके डिवाइड होगा तो बेटे आपके पास मोल कितने आ गए? हाफ मोल आ गए। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हाफ मोल है तो आप क्या करेंगे बेटे? एक मोल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 44 ग्राम। तो हाफ मोल के लिए कितना होगा बच्चों? 22 ग्राम होगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर 22 ग्राम होगा। सही है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब चलते हैं आगे। अ रियल गैस डज नॉट ओबे गैस लॉज एट। ठीक है, अभी ऊपर सिखा दिया था आपको कि जो रियल गैस होती है वो गैस लॉस को ओबे नहीं करेगी अगर वो डेविएट कर जाए आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, और वो डेविएट कब करती है आइडियल बिहेवियर से? जब उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं। और वो कब बढ़ती हैं? जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इसका आंसर होगा डी। अच्छा, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, अगर तमाम साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल 90 हों तो स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक। तो इसका बी आंसर होगा। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट। देखें भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है कि लिक्विड कौन सा वाला है, जैसे मरकरी की ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है।
मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा बेटे वो डी होगा। सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जरा दिमाग से काम लेना। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे इंटरनल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 100 डिग्री सी पर वाटर क्या हो जाता है बेटे, बॉयल हो जाता है। इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटे, 180 एम होता है, 760 टॉर भी होता है और 101.325 किलो पास्कल भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर, देखें बेटे यूनिट ऑफ प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, इसको देखें। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी। फोर्स होता है ma के बराबर, तो आपने वो पुट कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आ गया डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है। आपने मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ऊपर से मीटर ख़त्म हो गया, तो ऊपर आ गया किलोग्राम और नीचे मीटर एक बच गया है और सेकंड स्क्वायर। तो जो प्रेशर की यूनिट हो गई वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो होगा बेटे डी। सही है भाई। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें और प्रेशर को 4 टाइम कर दें यानी कि 4 गुना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दें, द वॉल्यूम बिकम, देखिए बहुत आसान है। देखिए वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू टी अपॉन पी। ये जो इक्वेशन है आपको ये बता रही है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है और प्रेशर के इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू टी अपॉन पी। अब वो आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर में डबल कर दिया तो आप उसको 2T लिख लें, और वो कह रहे हैं प्रेशर आपने 4 टाइम बढ़ा दिया तो उसको आप 4P लिख लें। अब ऊपर 2 है नीचे 4 है, कैंसिलेशन करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो देखें वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, हाफ हो गई है, हाफ टाइम हो गई है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाफ, ए इसका ऑप्शन होगा, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ऑन केल्विन स्केल एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, आप जानते हैं केल्विन स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो या तो 0 केल्विन होता है या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप लोगों को सिखाया गया था कि अगर प्रेशर बेटे ATM में होगा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.0821 होती है। अगर प्रेशर ATM में होता तो ए आंसर होता, लेकिन प्रेशर बेटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है जी। 2 सॉलिड्स हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आपको ऊपर बताया था कि जब 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 2 डिफरेंट सॉलिड, उनका स्ट्रक्चर अगर सेम होगा आपस में तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और अगर एक ही सब्सटेंस का एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, आइसोमॉर्फ, क्योंकि 2 डिफरेंट सॉलिड हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड थ्योरेटिकली बी 0 एट, ठीक है। गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 कब होता है, वही चार्ल्स लॉ आपको बताया गया था कि एब्सोल्यूट 0 पर होता है, और एब्सोल्यूट 0 जो है वो केल्विन में 0 केल्विन होता है और सेल्सियस में -273.16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 केल्विन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो आप इसे क्लिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, याद रखिएगा जब भी ये सवाल आ जाए कि इनमें से किसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपस में सेम है, कौन सा पेयर राइट है, तो याद रखिएगा आप चेक करेंगे सिंपलेस्ट रेशो। अब देखें पहला वाला जो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट, दोनों का सिंपलेस्ट रेशो सेम है। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये बन गया 1:1:3। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, इसका रेशो भी बन रहा है 1:1:3। तो इनका रेशो सेम है, मतलब ये दोनों का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। इसी तरह बी वाला देखें, NaCl रेशो बन रहा है 1:1 और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड 1:1, इनका रेशो भी आपस में सेम है। जिंक सल्फेट 1:1:4,
एक जिंक, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। इसी तरह एक निकल, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, इसका रेशो भी 1:1:4, यानी ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपने ऑल ऑफ देम डी लगा दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनमें से किसका क्यूबिक है? तो बेटे जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। लेकिन आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और जो सोडियम क्लोराइड है, इनका आपस में सिंपलेस्ट रेशो सेम है। तो जिनका सिंपलेस्ट रेशो सेम होता है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है आपस में। तो NaCl आपको पता है क्यूबिक है, तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होगा? क्यूबिक होगा। तो इसका आंसर होगा बोथ A and C। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज, अच्छा ये हमने मालूम करना है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला, जो ये क्या होता है? देखिए रेट्स का रेशो R1/R2 बराबर होता है किसके? अंडर रूट। देखिए जिसका रेट आपने नीचे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा, मतलब M2 ऊपर आएगा और M1 बच्चों नीचे आएगा। ठीक है, क्रॉस होता है ये। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा कैसे सॉल्व किया है। देखिए हीलियम ऊपर रखा और सल्फर डाइऑक्साइड नीचे, रेट ऑफ हीलियम ऊपर, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नीचे, इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब देखें मॉलिक्यूलर वेट SO2 का ऊपर रखा है मैंने, ठीक है, और हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट नीचे रखा है। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो बेटे ये 16 आ गया, और 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। ठीक है जी, तो मतलब इन दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो है वो 4 आ रहा है। फिर SO2 देखें यहाँ डिवाइड में था उसको वहाँ ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या हो जाएगा जनाब? वो हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। ये इसका आंसर होगा C। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो है पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक सब्सटेंस के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होना, जो हम पीछे 2 दफ़ा इसको देख चुके हैं। ठीक है जी, एक ही सब्सटेंस के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसके स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जनाब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, CaCO3, इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, कैल्साइट एंड आर्गोनाइट। कैल्साइट जो है इसकी 2 फॉर्म्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की 2 फॉर्म्स हैं, एक कैल्साइट कहलाती है जिसमें स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है, और एक आर्गोनाइट कहलाती है जिसका स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है बेटे, तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, 1 पॉइज इज इक्वल टू, याद कर लो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। इसके बाद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बेटे वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। ये बुक में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेनिस्कस ऑफ मरकरी इज कॉन्वेक्स ड्यू टू, बता दिया था आप लोगों को, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से। तो इसका जो आंसर होगा वो A हो जाएगा। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, देखिए बेटा कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो, वो चीज़ वाटर पर फ्लोट कर सकती है। जैसे कि आप देखते हैं पानी के ऊपर अगर आप पाँव रखेंगे आप तो पानी में चले जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे पानी के अंदर, डूब जाएंगे। लेकिन जो एक बी होती है, मक्खी होती है, मक्खी पानी के ऊपर बैठ जाती है लेकिन वो नहीं डूबती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। तो यहाँ पे देखें आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, उसकी रीज़न ये है कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसकी रीज़न ये होती है। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट आपके पास है कि इफ़ ऑल एंगल्स आर 90, अगर सारे एंगल 90 हों लेकिन साइड तमाम इक्वल ना हो, 2 साइड इक्वल हो एक अनइक्वल हो, तो क्या होता है बेटे? अगर सारी साइड इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 होते हैं तो वो क्यूबिक होता है। लेकिन अगर कोई एक साइड अनइक्वल है तो उसको आप कहते हैं टेट्रागोनल। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की वीडियो कल आएगी। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।